हेलो एवरीवन, आज डेट है 25 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं। देखो, आज 25 जनवरी है और 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है 2012 से नेशनल वोटर्स डे के रूप में। तो नेशनल वोटर्स डे को आज 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाएगा और कल 24 जनवरी को जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा, उन्होंने ये बोला है कि जल्द ही रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट के लिए ट्रायल स्टार्ट किए जाएंगे और आज 25 जनवरी को ई एपिक को लॉन्च किया जाएगा और लोग जो भी वोटर्स हैं, जो भी इलेक्टर्स हैं, वो अपनी फोटो आईडी कार्ड को इलेक्ट्रॉनिकली डाउनलोड कर पाएंगे। तो हम थोड़ा सा बेसिक्स की बात कर लेते हैं कि 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल इलेक्टर्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो 25 जनवरी 1950 को हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका फाउंडेशन रखा गया था। इसीलिए 25 जनवरी को 2011 में नेशनल इलेक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा और 2012 से रेगुलर कंटिन्यू ये चलता आ रहा है। देखो, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्शन कमीशन। देखो, हम जो इलेक्शन कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और आर्टिकल 324 के अंडर ये आती है। शुरुआत में जो इलेक्शन कमीशन था वो उसमें सिर्फ एक सदस्य, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो था जिसमें एक सदस्य होता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन 1990 के लगभग इसमें अमेंडमेंट किया गया और फिर इसमें 3 मेंबर शामिल किए गए। मतलब एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस समय हमारे सुनील अरोड़ा हैं और उसके अलावा 2 उनकी सहायता करने के लिए इलेक्शन कमिश्नर। इस प्रकार से पहले ये जब ये जो इलेक्शन कमीशन जो 1 मेंबर बॉडी थी, बाद में 3 मेंबर बॉडी के रूप में चेंज हो गई। देखो, जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट के चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव, इसके अलावा स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी होगी, ये सब भी डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन। उनके कुछ गाइडलाइंस, कुछ कंडीशंस फिक्स हैं, उसके आधार पर जो भी पार्टी खड़ी उतरती है उनको नेशनल और स्टेट पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी प्रतीक, कोई भी सिंबल किसी पार्टी का, वो भी डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन कौन कौन से चुनाव करवाता है। देखो, कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है, प्रीलिम्स में आपको फैक्ट्स दे देंगे, 3-4 ऑप्शन दे देंगे और ये पूछ लिया जाएगा कि स्टेट में जो लोकल बॉडीज के चुनाव, अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के चुनाव कौन करवाता है, तो इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट नहीं करवाता है। रूरल और अर्बन जो लोकल बॉडीज के चुनाव स्टेट में होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले सिंगल मेंबर बॉडी थी इलेक्शन कमीशन, बाद में 3 मेंबर बॉडी बन गई। अब इसमें जो भी डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के आधार पर होता है, ठीक है। तो ये इलेक्शन कमीशन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने देखा। नेक्स्ट जो न्यूज है वो भीमा कोरेगांव बैटल्स को लेकर के है। देखो, 2018 में भीमा कोरेगांव जो बैटल हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर कुछ एक्टिविस्ट गए थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब तक उनको रिलीज नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस की टॉप ह्यूमन राइट बॉडी ने ये मांग उठाई है इंडिया गवर्नमेंट से कि कम से कम आप उनको बेल तो दीजिए, आपने उनको जेल में बंद कर रखा है, आप उन लोगों को रिलीज कीजिए। अब हम चलते हैं हिस्ट्री में कि ये भीमा कोरेगांव बैटल थी क्या। देखो, 1 जनवरी 1818 को पेशवा कहाँ थे, पुणे में, वहां उनकी जो सेना थी, आर्मी थी, और अंग्रेजों की जो सेना थी उनके बीच में एक युद्ध हुआ था 1 जनवरी 1818 को। और उसके ही 200 साल जब कंप्लीट हो रहे थे 1 जनवरी 2018 को, तो उनको सेलिब्रेट करने के लिए महार जाति के लोग कुछ वहां पर इकट्ठे हुए थे। अब ये अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो पेशवा की जो सेना थी वो बहुत बड़ी थी और अंग्रेजों की जो सेना थी वो, देखो, अंग्रेजों की जो सेना में जो मेंबर हुआ करते थे ना, वो अंग्रेज अपने वहां से तो लाते नहीं थे, वो सिर्फ
जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था तो सिर्फ ऑफिसर्स इंग्लैंड से आते थे, जो उसमें और मेंबर्स होते थे वो इंडियन कम्युनिटी के ही लोग होते थे। तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे महार जाति के लोग। अब बोला जाता है कि महार जाति के लोग ने पर्सनल होकर के ये युद्ध लड़ा था, इसी की वजह से सिर्फ 800 की संख्या में थे महार जाति के लोग, और पेशवा की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन फिर भी इन महार जाति के लोगों ने हरा दिया था पेशवा की सेना को। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो युद्ध था ना वो दलितों की विक्ट्री थी। किसके ऊपर? ब्राह्मणिकल जो एक माइंड सोच होती है पेशवा जो लोग थे वो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे, तो जो दलित लोग थे उनकी विक्ट्री थी ब्राह्मण सोच के ऊपर, एक तरीके से ये बोला जाता है। देखो जो भीमा कोरेगांव है वर्तमान में महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है वहां पर एस्टेब्लिश है, और भीमा जो नदी बहती है उसी के किनारे पर ये भीमा कोरेगांव पंचायत स्थित है, और उन्होंने वहां पर अपना एक स्टेचू बना रखा है, वहां पर वो सेलिब्रेट करने गए थे महार जाति के लोग, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। देखो पुलिस ने दे दिया है फार्मर्स को कि आप 26 जनवरी को आप भी अपनी ट्रैक्टर परेड निकाल सकेंगे, लेकिन उनका जो सर्कुलर है 3 सर्कुलर रूट डिसाइड किए गए हैं 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे में कि आप 100 किलोमीटर में ही अपना ये प्रोटेस्ट कर पाएंगे। एक बात और डिसाइड की गई है, उस बात में ये बोला गया है कि जब हमारी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद अपना ये आप ट्रैक्टर रैली परेड स्टार्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप पहले से ही एंट्री कर रहे हो, और बहुत ज्यादा पुलिस का जाब्ता होगा कि कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज ना क्रिएट हो सके। नेक्स्ट जो न्यूज है वो देखो वही भी फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के है। पेट्रोल पंप्स वाले ये बोल रहे हैं कि उनको पुलिस का रोल आया है, पुलिस का ऑर्डर आए हैं कि गाजीपुर में जो भी फार्मर प्रोटेस्ट होने वाला है आप उनको उन ट्रैक्टर्स को फ्यूल प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। बाद में पुलिस को अपना बयान देना पड़ा कि ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर के है। इंडिया और चाइना के बीच में 9th राउंड की कोप्स कमांडर टॉक्स स्टार्ट हो गई है। अब इस कोप्स कमांडर टॉक्स में जो वहाँ के रीजनल लीडर्स हैं वो भी शामिल हुए। उन्होंने कुछ वीडियो दिखाए हैं। उन्होंने ये माना है कि जो इंडिया ने बॉर्डर एरिया में जो इंडिया ने रोड्स बनाई दी हैं उनका यूज कर रहे हैं चाइनीज जो आर्मी ट्रूप्स हैं, और यहाँ के वीडियो बनाने के लिए, यहाँ की जानकारी इकट्ठी करने के लिए वो लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे 2-3 तरीके के वीडियो जारी किए गए हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल को लेकर के है। देखो नेपाल में जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, उनको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया है। अब ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्या है? देखो ये जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है वो साउथ एशिया में सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, और अगर एशिया की बात करें तो 3rd लार्जेस्ट पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। देखो पहले केपी शर्मा ओली और उनके जो रिबेल्स थे पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये सब अलग अलग पार्टी में थे, लेकिन जब यहाँ पे नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो ये पावर में आने के लिए केपी शर्मा ओली के साथ में अपना अलायंस बनाते हैं और दोनों मिलकर के एक पार्टी बना लेते हैं। मतलब 2 लेफ्टिस्ट पार्टी मिलकर के एक बड़ी पार्टी में मर्ज हो जाती है। 17 मई 2018 को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में मर्ज हो जाती है केपी शर्मा ओली की पार्टी और पुष्प कमल दहल प्रचंड की पार्टी। अब क्या हुआ है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया नया। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में वहां डेमोक्रेसी है, लेकिन देखो पहले वहां राजा का रूल था, लेकिन केपी शर्मा ओली डेमोक्रेसी आने के बाद भी डिक्टेटर बनना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा के नाम से वहां जाना जाता है, उसको डिसोल्व कर दिया बिना अपने जो साथी मेंबर्स थे उनसे पूछे हुए, क्योंकि जब उनकी बात नहीं मानी जा रही थी केपी शर्मा ओली ऐसे कुछ लॉ पास कर रहे थे ताकि जो सारी पावर है वो सिर्फ केपी शर्मा ओली के पास में रहे। लेकिन जो उसने अलायंस की थी पुष्प कमल दहल प्रचंड के साथ में, उनके हाथ में कुछ भी पावर नहीं जा रही थी। तो इन लोगों ने विरोध किया। जब पार्टी की मीटिंग हुई तो उसका विरोध का केपी शर्मा ओली को ये लगा कि वो जो उनके हाथ में जो पावर आने वाली है ना वो नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि सभा को डिसोल्व कर दिया। तो इसको लेकर के उनके बीच में क्राइसिस उत्पन्न हुआ था और अब केपी शर्मा ओली को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी से बाहर कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। अब वहां का इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि दोनों पार्टी जो अलग अलग हो गई हैं अब उनका सिंबल क्या होगा, ये सब कुछ रिलेटेड। ठीक है, ये हमारी ये हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो एडिटोरियल पेज पे कुछ डाटा सामने आए हैं।
सबसे पहले तो यहाँ एक जो है ये देखो, यहाँ टॉक्स, देखो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और इधर है जो मतलब फार्मर्स हैं, उनके बीच में रेगुलर टॉक्स चल रही है, टॉक्स पे टॉक्स चल रही है, बहुत लंबी वार्ताएं हो चुकी है। ये अपनी तरफ से कुछ रख रहे हैं, ये अपनी तरफ से कुछ रख रहे हैं। ये कार्टून है, बहुत सारे एग्जाम में ये होता है कि आपको कार्टून, इंटरव्यू लेवल जब आपका होता है ग्रुप डिस्कशन, तो आपको कार्टून दिया जाएगा और डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि इसको देखते ही आपके मन में क्या विचार आए। तो ये करंट से रिलेटेड रेगुलर कार्टून पब्लिश होते हैं द हिंदू में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो देखो, यहाँ पर देखो 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉपिंग आउट, मतलब कितनी बच्चियां स्कूल जाना स्टार्ट करती हैं और कितनी बच्चियां बाद में उसमें से स्कूल को छोड़ देती हैं, इन सब के डाटा यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश स्टेट और दिल्ली यूटी, यहाँ पर सबसे लोवेस्ट ड्रॉप आउट रेट्स पाई गई है। मतलब जितने मान लो 100 लड़कियां स्कूल जाना स्टार्ट करती हैं, उनमें से बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो स्कूल जाना बाद में छोड़ती हैं। वो अपनी प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस जो हैं वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इसके साथ में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट्स है। देखो अगर यहाँ पर देखें, इनिशियली इंडिया की बात करें तो इनिशियली इंडिया में 100 गर्ल्स मान लो स्कूल जाना स्टार्ट करती हैं, प्राइमरी तक जाते जाते 95.7 जो लड़कियां हैं वो ही स्कूल में रह पाती हैं। मतलब प्राइमरी से ग्रेजुएट तक की जो स्टडी है वो इतनी स्टडी ही करती हैं, कोई भी उन्होंने क्या किए हुए, मतलब कोई भी ड्रॉप आउट किए हुए। और अपर प्राइमरी लेवल स्टूडेंट 94.9, मतलब 100 लड़कियों ने पढ़ना स्टार्ट किया और 95.7 तो प्राइमरी तक पहुंच पाती है, अपर प्राइमरी तक 94.9। अब यहाँ पर देखो हर कैटेगरी की कास्ट के हिसाब से SC, ST, OBC, जनरल, उनके डाटा दे रखे हैं। यहाँ देखो इनिशियली 100 लड़कियां गई, प्राइमरी तक इतनी लड़कियां पहुंची और अपर प्राइमरी तक इतनी लड़कियां पहुंची। SC और ST में रेट जो है वो काफी कम है, मतलब अपर प्राइमरी तक पहुंचते पहुंचते लड़कियों की संख्या कम हो जाती है। सबसे ज्यादा जनरल में है, जनरल में अपर प्राइमरी तक जो लड़कियां पहुंचती हैं वो काफी अच्छा लेवल है। यहाँ पर स्टेट वाइज नंबर्स दे रखा है, नॉर्थ स्टेट्स और बिहार, ये सबसे ज्यादा इनमें जो गर्ल चिल्ड्रन है उनका ड्रॉपिंग आउट होता है अपर प्राइमरी लेवल तक जाते जाते। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहाँ देखो वो सुंदरवन को लेकर के है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ओवरव्यू लिया है सुंदरवन का और वो बोला है कि सुंदरवन जो है वो 428 स्पीसीज, बर्ड्स की 428 स्पीसीज का होम है। अब देखो ये सुंदरवन क्या है, सुंदरवन एक एरिया है और सुंदरवन जो है ना वहां पर मतलब 3 नदियां, मेघना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, गंगा रिवर, इन तीनों का मर्ज होकर के जहां पर ये डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले, वो एरिया है सुंदरवन एरिया। और देखो दलदली भूमि है, बिल्कुल एकदम वेटलैंड है, तो काफी अच्छा एरिया है। किसके हिसाब से, इकोसिस्टम डेवलप काफी अच्छा यहाँ पर होता है। ये जो सुंदर वन है वो रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है और इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ये सब कुछ मिला करके सुंदरवन में है। अब देखो यहाँ पर मैंग्रोव जो मतलब पेड़ पौधे, मैंग्रोव जो एरिया है, अब ये मैंग्रोव होते क्या हैं, समुद्र के किनारे जो सैलाइन एरिया होता है ना वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां, श्रब उग जाते हैं और ये जो मैंग्रोव है वो ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। इकोसिस्टम के लिए काफी अच्छे होते हैं, काफी बेनिफिशियल होते हैं। अब सुंदरवन रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है। तो रामसर साइट होती क्या है, रामसर साइट देखो 1971 में ईरान का शहर है एक रामसर, और उसमें वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी। तब से ट्रीटी कहां साइन की गई थी, रामसर शहर में, इसीलिए वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ट्रीटी साइन की गई थी, इसलिए उसको रामसर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। और जो वेटलैंड साइट है उसको रामसर साइट के रूप में भी डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व के रूप में भी है, तो यहाँ पर 96 रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो जो
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके डायरेक्टर ने बोला है कि हम सलीम अली कौन है? सलीम अली वो है जिनको बर्ड्समैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मतलब बर्ड्स को सेव करने के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। तो उसकी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखो ठीक है, तो सलीम अली बर्ड्समैन ऑफ इंडिया 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने बोला है कि बर्ड वॉच करने से ना केवल व्यक्ति जो है वो नेचर के पास आता है, बल्कि इससे अवेयरनेस क्रिएट होती है और जो लोकल्स लोग हैं उनके लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। तो ये हमने जो सुंदरवन है वहां पर क्या क्या पाया जाता है उस सब के बारे में डिस्कस किया। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1916 को एस्टेब्लिश किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था, मतलब जब हम अंग्रेजों के अधीन थे उसी समय इसको स्टार्ट कर दिया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ठीक है, तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हमने देखा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। कई इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है जिनको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।